जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखिए और डेली बाय डेली अपना नोट्स क्या करिए, तैयार करते रहिए और उसे क्या करिए, पढ़ते रहिए। क्योंकि पढ़ते रहेंगे तभी सबसे पहले जब जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं अपने नोट्स को रिवीजन करिए और अपने प्रैक्टिस सेट में देखते रहिए कि सवाल हल हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, मैं आपका जो सेशन लेके चल रहा था संविधान संविधान में हमने पिछली क्लास में अनुसूची पूरी पढ़ ली और आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो संविधान की प्रस्तावना का रहेगा। ठीक है, जो संविधान की प्रस्तावना का है तो सबसे पहले जो संविधान की प्रस्तावना है ये सर्वप्रथम हमारा कहाँ से लिया गया। सबसे पहले इसे अमेरिका के संविधान से लागू किया गया, फिर हमारे क्या हो गया, भारत के संविधान में लागू किया गया। फिर क्या हुआ, एम एन पॉल्की द्वारा, यानी कि जो हमारा जो संविधान है प्रस्तावना संविधान के परिचय को अर्थात भूमिका को कहते हैं। और इसमें सबसे पहले जो प्रख्यात न्यायविद एवं संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पाल्की वाले ने किया क्या कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। अगर आपसे पूछता है कि संविधान को प्रस्तावना का परिचय यानी प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, तो आप एन ए पाल्की वाले, इनका नाम था नानी अर्केशियर पाल्की वाला। सर्वप्रथम देखिए हम आपको बताते हैं, पूरी बात आप ध्यान से देखना कि आखिर में क्या क्या इसमें शब्द में जोड़ा गया, आपको क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, देखिए संविधान सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रस्तावना को सर्वप्रथम किसमें सम्मिलित किया गया, तो जो हमारा अमेरिकी संविधान था सर्वप्रथम आपका अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। अब फिर प्रस्तावना को वहां सम्मिलित किया गया, फिर उसके बाद क्या किया गया, भारत में भी किया गया। और प्रस्तावना संविधान की परिचय या भूमिका को कहते हैं। जैसे हम संविधान या किसी भी चैप्टर को किसी भूमिका बांधना कहते हैं, उसी प्रकार हमारे संविधान के जो प्रस्तावना है संविधान का परिचय तथा भूमिका को कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर हुआ क्या, प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ कौन, ए पाल्की वाले, इनका नाम नॉन्दे यानी नानी केसियर पाल्की वाले ने कहा क्या कि प्रस्तावना को, ध्यान देखना, एन ए पाल्की वाले ने प्रस्तावना को किस नाम से कहा कि संविधान क्या है, परिचय पत्र। आप कोई पूछ देता है संविधान को प्रस्तावना का परिचय यानी कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, तो आपको नाम याद होना चाहिए, एन ए पाल्की वाला। ठीक, उसके बाद क्या, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू बनाए, एवं पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए, ध्यान देखना, उद्देश्य प्रस्ताव आधारित है। अब इस क्वेश्चन आया कि जो आपका प्रस्तावना है किसके द्वारा बनाया गया और ये पर आधारित है, तो ध्यान से समझना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू ने बनाए। आप करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ट्रिक मारते हैं, जो का क्या गलत हो जाता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना है, संविधान के हर एक प्रश्न को करना है, पूरी तरीके से समझना। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के द्वारा बनाए गए, तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाए गए, और इससे ये किस पर आधारित है, तो संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव था उसी पर प्रस्तावना आधारित है। इसमें देखिए प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन, प्रस्तावना अगर पूछेगा आपसे प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल एक बार संशोधन किया गया है। इसमें संविधान संशोधन के तहत 1976 में, और उसमें 3 शब्द जोड़े हैं, और 3 शब्द कौन थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। एग्जाम में आता है कि बताइए कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो आप
42वां संविधान संशोधन है 1976 का, उसी समय आपको किया गया था। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। आपको ये रखना है कि अगर पूछ दे प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो मात्र एक बार संशोधन किया गया है, वो किया गया है 22वें संविधान संशोधन के तहत, और 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। और क्या है आपको, अगर कौन से शब्द जोड़े गए, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जो संविधान की प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना को संविधान का सार का, सार मतलब कि कुछ उसमें निहित है, यानी हमारे संविधान में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ उसी में निहित है। आप क्या करिए, इतना आपको अगर स्क्रीन लेना हो तो स्क्रीन ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक है, स्क्रीन ले लीजिए आप। चलिए अब देखते हैं क्या है, अब देखते हैं संविधान की प्रस्तावना क्या है। देखिए आपको संविधान की प्रस्तावना का जो विषय वस्तु है, देखिए यहाँ पर, जैसे अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि संविधान की प्रस्तावना है, तो पहला कहां से स्टार्टिंग होता है, तो हम भारत के लोग। आपके प्रश्न आपका आज का में, तो देखिए संविधान की प्रस्तावना क्या, संविधान की प्रस्तावना को ध्यान से समझेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना आप याद हो चाहे ना याद हो, लेकिन जो तथ्य हैं वो याद होने चाहिए। तथ्य है क्या, प्रश्न आता है, प्रश्न रहता है एग्जाम में, आपसे पूछता है कि प्रस्तावना का प्रारंभ या प्रारंभ किससे होता है, किससे होता है। अगर आपसे पूछे प्रस्तावना का प्रारंभ किससे होता है, प्रारंभ होता है हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। हमें इतना नहीं करना है, बस ये याद करना है कि स्टार्टिंग कहां से होती है, हम भारत के लोग। आपके एग्जाम में आएगा, आपको इस तरह आएगा, आप 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आप ध्यान देना है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से स्टार्ट। अब ये ध्यान देने के बाद मैं इसमें आपको समझाऊंगा कि आप देखिए ध्यान से समझना। आपको मैंने एक पॉइंट समझाया कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यहां पर मैंने जस्ट अभी तुरंत पहले बताया कि इसमें एक संशोधन है 42वें संविधान संशोधन 1976 का, इसमें 3 शब्दों को किया। तो शब्द कौन कौन है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। फिर इसमें कह रहा है कि व्यक्ति को, ध्यान देना, व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार, यानी जो प्राप्त करने का अधिकार, नागरिकता प्राप्त करने का, उसे 3 तरीके से कि न्याय मिलना चाहिए। आपसे पूछे, ध्यान समझना, नोट भी करना। यहां पर देखते हैं आप लोग, अगर प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की गई है, प्रस्तावना में 3 न्याय है। कौन न्याय है, ध्यान दें, यहां पर नागरिकों को 3 प्रकार से न्याय देने का अधिकार है। एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। इसमें नोट कर जाना आप लोग,
कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप समझते रहिएगा। सामाजिक न्याय, क्या आर्थिक न्याय, ठीक है। फिर क्या है, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। आपको करना कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि नहीं इसमें क्या है, तो क्या करना आपको, प्रस्तावना में कितने न्याय हैं, 3 न्याय है। कौन कौन, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक। पूछेगा प्रस्तावना में कितने न्याय का वर्णन किया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि प्रस्तावना में 3 न्याय को जोड़ा गया है। वो कौन कौन से न्याय है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये 3 न्याय देख लीजिए। अब देखो, अगर आपसे पूछेगा कि स्वतंत्रता प्रस्तावना में, ध्यान से समझना, यहां पर मैं जो लिखवा रहा हूं ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना में 6 स्वतंत्रता की बात की गई, यानी कि नागरिक को कौन सी स्वतंत्रता मिलेगी, स्वतंत्रता आपको मिलेगी। और स्वतंत्रता क्या है, देखो ध्यान से, पहला आपको जो है स्वतंत्रता क्या होगी, विचार, अपना विचार क्या करिए, आप कहीं भी व्यक्त कर सकते हैं, आपके मन में जो भी विचार व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि स्वतंत्र है वो भाषण देने के लिए, क्या करने के लिए, भाषण दे सकता है, उसको पूरा अधिकार है, वो स्वतंत्र है। ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते हैं, ये नहीं, आप अपने अधिकार के लिए, आपको अधिकार है, उससे आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी बोल, वो अभिव्यक्ति है, यानी कि आप बोल सकते हैं किसी के सामने, लेकिन हाँ गलत विचार नहीं बोलेंगे। आप जो सत्य उसे बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं, अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, बस उसके न्याय यानी संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर संविधान का उल्लंघन होगा तो उसका क्या होगा, दंड का प्रावधान भी है, उसको मैं आगे आपको भी बताऊंगा। पहले यहाँ आप देखिए, पहली स्वतंत्रता विचार हो गई, दूसरी अभिव्यक्ति बोलने की, तीसरी स्वतंत्रता हो गई धर्म की। आप किसी भी जाति धर्म में आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन अपने धर्म की बात रखना होगा, अपने धर्म का प्रसार करने से पहले किसी और की अवहेलना न हो, बस उसके बाद अपना क्या करिए, का प्रचार करिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर विश्वास, विश्वास की प्रस्तावना, विश्वास की जो स्वतंत्रता है, आप क्या कर सकते हैं, आप किसी पर अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप किसी पर भरोसा तो भी आप पर क्या करे, विश्वास करने लायक रहे। दूसरा क्या है, उपासना की स्वतंत्रता। देखना आपका यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये 5 कर लीजिएगा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, मैंने 6 लिख दिया था, इसके लिए सॉरी, ध्यान से लेकिन देखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। उपासना का मतलब पूजा पाठ, किसी की भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, उपासना रख सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, आप किसी प्रकार से कहीं अगर पूजा कर सकते हैं, इसमें किसी भी क्या करना है, आपको लेना नहीं, अनुमति नहीं लेना है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में 3 न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, और प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, इसलिए कि एग्जाम में आपका आता है क्वेश्चन, तो ये सब पूछता है, और ये सब नहीं आप याद रखेंगे कैसे हो पाएगा, ठीक है। और देखिए, संविधान में 2 प्रकार की समानता होती है, यानी 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। देखिए मैं इसको इरेज करता हूं, यानी कि मिटाता हूं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर आपसे कहेगा कि संविधान कितनी प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है, तो प्रस्तावना में 2 समानता का वर्णन है। और 2 समानता कौन कौन है, देखिएगा, सबसे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर होता क्या है,
आपके दिमाग में आ रहा है? तो प्रतिष्ठा मतलब होता है मान सम्मान, सबको, यानी एक समान, यानी कि एक प्रतिष्ठा का मतलब सबको क्या करना चाहिए, वो कहीं भी किसी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, उसे समान प्रतिष्ठा सम्मान करना चाहिए। ये नहीं है कि छोटी जाति का है, जाति का है, तो हम क्या कर रहे हैं उसकी अवहेलना करें, ऐसा नहीं। वो किसी भी जाति का हो, धर्म में, चाहे किसी प्रकार से जाति में, तो संविधान हमारा ये कहता है उसकी मान प्रतिष्ठा कोई कंचे सब समान देना, अवसर समानता। जैसे कोई कहीं भी आप, जैसे नौकरी में अवसर की समानता होती है, जैसे हर एक लोग क्या मिलता है, अवसर मिलता है, उसी प्रकार हर एक जाति के लोगों को अवसर मिलना चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म जाति से निर्भर करता। अगर आपसे पूछे प्रस्तावना में कितनी समानता का रोल है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ध्यान देना है, ये चीज भूलेंगे आप नहीं, प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता की बात की गई है। अब इतने पॉइंट आपको याद, एक पॉइंट आपको रखना है कि प्रस्तावना, ध्यान से देखना, प्रस्तावना को कब अंगीकृत, यानी कि कब अपनाया गया, का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। इस दिन इसको क्या किया गया था, संविधान में अधिनियमित स्थापित, यानी कि समाप्त कराया गया। ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए, ये सब चीजें आपको भूलनी नहीं चाहिए। आपके दिमाग में बात आ रही हो जो स्वामी प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है ना, संपूर्ण तो संपन्न, संप्रभु राज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाज, आर्थिक, राजनीतिक, तो बात समझ गए, न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, ये सब मैंने बता दिया। ये बात याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी? पूछेगा कि संविधान प्रस्ताव में कितने न्याय की बात की गई है, कितने न्याय की बात की गई है, कौन कौन से होते हैं, तो क्लियर है ना? क्योंकि देखिए पिछला वीडियो में कट गया था तो दिक्कत हुई थी। इस समय देखिए, अगर पूछ संविधान में कितने न्याय की बात की गई है, तो 3 न्याय की बात की गई है। कौन कौन? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। मैं इसको रिवीजन करा रहा हूं, आप क्या करिए, पूरे ध्यान सुनिए, कहीं भी भटकिए नहीं। अगर पूछे कितनी स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 स्वतंत्रता की, विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, किसकी, विश्वास की और उपासना की। उपासना मतलब पूजा पाठ, आप कहीं भी पाठ कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कितनी समानता की बात की गई, तो कौन से बोलेंगे? 2 समान, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अगर आप पूछ दे कि में संशोधन कितनी बार गए, तो एक बार आते हैं, बार बार कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने की संभावना है। एक ही प्रस्तावना में संशोधन हुआ, 42वां संविधान 1976 में, और उसमें 3 जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। और पूछेगा कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान में कब अंगीकृत अथवा पारित किया गया, अर्थात कब अपनाया गया, तो जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ 30 नवंबर 1949, तो उसी दिन हमारा ये हुआ था। बात समझ में आई? अब इसके कुछ शब्द, उस शब्द को देखते हैं और आगे बताते हैं। ठीक है, आप इतना क्या करिए, स्क्रीन लेना हो तो ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, आपको मैंने अभी प्रस्तावना पढ़ा दिया, प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता और क्या समानता। अब प्रस्तावना शब्द है, प्रस्तावना के मुख्य शब्द थे कौन? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता क्या? संप्रभुता का मतलब है, संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। डोमिनियन का मतलब, डोमिनियन मतलब होता है अधीन, यानी कि किसी का गुलाम नहीं है। संप्रभु का मतलब ये होता है इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। अगर आपसे पूछे और अपने मामले, यानी कि आंतरिक बाहरी का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र। अगर आप एग्जाम पूछ दे आज क्वेश्चन कि संप्रभु अर्थ का मतलब क्या होता है, और ऑप्शन देता है, आपको क्या कहना होगा? संप्रभु शब्द का आशय है भारत तो किसी देश पर निर्भर है और ना किसी देश का डोमिनियन है। डोमिनियन याद रखना लड़के
कहते हैं डोमिनियन का अर्थ क्या होता है? अधीन होना। या और इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। जितनी भी शक्ति वो भारत की शक्ति, और ना ही अपने आंतरिक मामले या बाहरी मामले स्वयं निपटाता है। इसका अधिकार है कि या तो बाहरी मामला आंतरिक मामला है, मैं खुद स्वतंत्र है अपने करने के लिए निर्णय लेने के। अब जो आता है समाजवादी, समाजवादी का मतलब होता क्या है? जैसे समाज में रहते हैं ना, समाज में रहते हैं तो समाजवादी का मतलब किसी के साथ भेद जात से कर उसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे। समाज में एक बारे की, लेकिन जो समाजवादी है, मैंने आपको बताया कि आपको करना के ध्यान से देखें तो आपको कई बार बता रहा हूं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा, लेकिन ये मूल संविधान जब 1976 हुआ तब नहीं, इसके पहले क्या था? ये पहले से ही जुड़ा था, लेकिन इसका प्रयोग किया गया था। लेकिन जब नहीं किया गया, आपको पता क्या है? इन नीति निर्देशक सिद्धांतों में समाज लक्षण मौजूद जो कहते हैं ना, समाज की नीति निर्देशक तब 37 से 51, तो उसमें हुआ क्या? तो नीति निर्देशक तो तुम्हें पहले से, अगर आपसे पूछता है कि समाजवादी किसके तहत भारतीय संविधान में पहले से मौजूद था, तो आप बताएंगे नीति निर्देशक सिद्धांत जो उसमें क्या था? पहले से मौजूद था। ठीक है। अब आता है धर्मनिरपेक्ष, और आपको मैंने बताया कि धर्मनिरपेक्ष भी 1976 यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब जो धर्म के स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, यानी कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार क्या क्या जो भी नियम होता है क्या करता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आपको बताया गया है। जो एक प्रकार हमारे मूल अधिकार में वर्णन है, वो मूल अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी आता है, जिस 25 से 28 का अनुच्छेद होता है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी वर्णन किया गया है। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है? लोकतांत्रिक का अर्थ होता है सोच शक्ति जनता में निहित, अर्थात जनता में निहित है। तो देख आपका हमारे भारत का कैसा है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव में कौन भाग लेती है? हमारी जनता भाग लेती है, और क्या करती? अपने प्रतिनिधित्व यानी कि अपने का प्रतिनिधित्व करती है। तो लोकतंत्र ध्यान दीजिएगा, लोकतांत्रिक का अर्थ होता है सर्वोच्च जनता में निहित है। आता है न्याय। न्याय का मतलब क्या है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक में बताया। अब क्या है, देने के बाद जब मामला अगर में मान लीजिए चला गया नहीं, वहां पर कोई क्या आपको करने की कोई भी जाति रंग भेदभाव का कोई छूट यानी छोटी जाति है ये सब का कोई प्रावधान आपका न्याय में अर्थात उसे न्याय के रूप में सामाजिक न्याय दिया जाएगा। आर्थिक का मतलब ये नहीं है कि क्या हुआ मामला न्याय गया तो गया तो क्या आप अमीर तो आपको छोड़ दिया गया, एक है इसको क्या कर किया जाएगा? कोई प्रावधान नहीं है, तो उसे आर्थिक स्थिति से दो समान दिया जाए। फिर राजनीतिक का मतलब होता है कि आप करते ये नहीं जाति का अगर दफ्तर में आता है तो क्या करेंगे? नेता लोग कहेंगे तो बाहर हटो, नहीं करेंगे, सब करना नहीं उचित नहीं है। अगर वो काला गोरा है और क्या है छोटा है बड़ा है तो ऐसा नहीं रहेगा कि उसे जगह आने की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। और ये आपसे देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 1917 की रूसी क्रांति है ना, आपसे पता है कि न्याय जो 3 शब्द हैं यानी कि कौन? सामाजिक आर्थिक और कौन सा? राजनीतिक, कहां से लिए गए हैं? तो ये जो आपका 1917 का संविधान का जो भी था, 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी ना, वहां से को लिया गया है। आपका क्वेश्चन पूछेगा कि जो न्याय शब्द है संविधान में समाजवादी आर्थिक राजनीतिक ये कहां से लिया गया है? तो 1917 की रूसी क्रांति यानी रूस क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता हमने पढ़ा कि
प्रकार की होती है। और स्वतंत्रता जो होती है हमारे भारत प्रस्तावना स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों, बंधुत्व मतलब मैंने बताया भारत की एकता और अखंडता की बात करेगा। समता मतलब समानता, यानी समानता का मतलब मैंने क्या कहा, प्रतिभा और अवसर की समानता जो होगी। और बंधुत्व का मतलब भारत की एकता और अखंडता के जो आदर्शों को लिया गया है वो कहां से लिया गया है, फ्रांस क्रांति से लिया गया है। आपको ध्यान देना है, अगर पूछेगा स्वतंत्रता कहां गई है तो आप बताएं फ्रांस की क्रांति से ली गई है। आप अगर इसे समझ गए हो तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए आगे फिर हमारा शब्द प्रयोग होता है समता। समता का क्या अर्थ होता है, समता का अर्थ होता है समाज के किसी भी वर्ग के लिए, समाज के कोई भी वर्ग विशेषाधिकार के अनुपस्थित बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का बना। यानी कि समानता का मतलब समानता, यानी किसी भी जाति शब्द से हो, मैंने यहाँ समाज किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति किसी भेदभाव उसे समान अवसर प्रदान करने का क्या हो, समानता दी जाए। और समानता का मूल अधिकार में आप जानते जो समानता अधिकार अधिकार है वो क्या होता है, 14 से 18 तक है। 14 से 18 तक है क्या, देखिएगा ध्यान से, यहाँ 14 से 18 तक है क्या, पहले विधि के समक्ष, विधि के समक्ष मतलब हर लोग कानून क्या है, समान है, अर्थात अनुच्छेद 14 में वर्णन है। फिर कह रहा है कि ध्यान से देखना, धर्म जाति लिंग या स्थान के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव करेगा, वर्णन है अनुच्छेद 15 में। फिर आपका आता है लोक नियोजन के विशेष अवसर की, मतलब कि अगर भारत में कोई भी नौकरी रहेगी उसमें प्रत्येक को किया जाएगा, समान अवसर दिया जाएगा या समानता का अवसर दिया जाएगा। फिर देखिए लोक नियोजन अनुच्छेद 26 में है। फिर कर अस्पृश्यता कौन, मतलब ये कोई नहीं करेगा छुआछात, कोई भी सिस्टम बनाएगा कि इस जाति का तो चलो दूर हटो, ये इस जाति दूर हटो, ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। इस छुआछात का जो अंत हुआ यानी कि इसमें दिया अनुच्छेद 17 में, और आपका उपाधियों का अनुच्छेद 18 में। फिर आपका आता है बंधुत्व, मैंने समानता बता दिया, समता, और बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की। देखते हैं कि अनुच्छेद भाईचारे की भावना में होता क्या है, हमने बताया दो प्रकार से, यानी कि प्रतिष्ठा, किसी का भी क्या करना है, किसी को जलील करने का हमारा अधिकार नहीं है कि हम इसको कर दें उसको जलील कर, कोई नहीं करेगा। इसमें प्रतिष्ठा, देश की एकता देखें कि मैंने आपको बताया था जो अनुसूची फर्स्ट अर्थात कह सकते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जिसमें और राज्य के क्षेत्रफल के बारे में की गई है, जिसमें कहा गया है कि वो सभी लोग इकट्ठा होकर रहेंगे, अर्थात देश की एकता अखंडता को बनाए रखे। ये तो मैंने आपको पूरा प्रस्तावना में जो जो शब्द प्रयोग हुआ और किसका कहां प्रयोग होना मैंने बताया। देखते हैं कि कौन से आलोचक यानी कि संवैधानिक जो आलोचक हैं उन्होंने संविधान को बढ़ी है, यानी कि कितने महत्व दिया, किसने नहीं किया, तो आइए देखते हैं। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर कुछ हमारे संविधान में ऐसे तो संविधान प्रस्तावनाओं का क्या क्या कहे। देखिए संविधान सभा के जो अध्यक्ष, सर यहाँ पर अध्यक्ष नहीं सदस्य लिख लीजिएगा, ये सदस्य ही थे संविधान सभा के सदस्य। और आपको मैंने बताया एक चीज लिखवाया था, आपको याद होगा, संविधान सभा के सदस्य थे कौन, यानी सर राधी कृष्ण स्वामी अय्यर। वो कहते क्या है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यानी कि जो हमारे राधी कृष्ण स्वामी अय्यर कहते हैं जो हमारा संविधान है, संविधान की प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा दीर्घ मतलब लंबा समय प्रस्तावना का कर सकते हैं आप, इन पर क्या अधिक संशोधन। फिर क्या कहे, संविधान सभा प्रारूप के जो अध्यक्ष थे, सदस्य जो थे, के.एम. मुंशी, इन्होंने क्या कहा ये
कि प्रस्तावना हमारी संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल। भविष्य फल का मतलब क्या होता है? मतलब आगे आने वाली असंप्रभु का मतलब मैंने आपको बताया, न तो हमारे पर किसी का अधिकार है, न किसी अधीन है, अपने आंतरिक और बाहर स्वयं कर सकते हैं, जा सकते हैं। और लोकतांत्रिक का मैंने बता दिया, उच्च शक्ति किसमें में निहित है। गणराज्य मतलब अपने गणराज्य का मतलब एक लोकतांत्रिक है, यानी कि भविष्यफल इसमें है। और संविधान सभा के जो अन्य सदस्य कौन? पंडित ठाकुरदास भाव, इन्होंने क्या किया? सबके को एक में जोड़कर बताया। क्या बताया इन्होंने? कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थल है जहां से कोई संविधान का मूल्यांकन। आपको याद होना चाहिए, एक कंडीशन आती है कि जब एक आती है कि क्या इसमें प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, तो क्या कि संशोधन 300 अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में क्या होता है? संशोधन किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा प्रस्तावना है, ध्यान देखना, जो प्रस्तावना है मूल संविधान का अंग नहीं है। देखना, अगर जो प्रस्तावना है मूल संविधान का अंग, तो आपको क्या करना, याद रखना। तो जो हमारा एक बात कब आया? जब हमारा एक था, देखिए केशवानंद जो मामला आया 1973 में, तो इससे ये बात आई कि क्या, ये बताइए क्या अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो इसमें ये बात है कि नहीं, ये भारतीय संविधान का संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये प्रस्तावना संविधान अंग नहीं है। लेकिन एक नियम आता है, उसके तहत क्या होता है, लेकिन ये संशोधन किया गया है। और ये आपका संशोधन कब गया था? 1976 में। अभी मैंने बताया 42वां संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन मामले में संशोधन को लेकर आए थे, तो इस समय संशोधन की बात नहीं हुई थी। ये थी पूरी प्रस्तावना समझ में। यदि आप लोग समझ में आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक हो सके शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास हम कल रखेंगे। आज इतना ही। जय हिंद दोस्तों।